गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका फोर्थ पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इस चैप्टर में एक बार मैं जो है शॉर्ट में बताता हूँ। स्टार्ट में चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, उसके बाद कूलॉम्स लॉ अपन ने पढ़ा। कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है। इसके बाद आज के जो टॉपिक हैं वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, न्यूमेरिकल्स कुछ अपन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने एग्जाम में आते हैं। और इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है? तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कई बार स्टूडेंट इस डेफिनेशन को इस तरीके से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। वो डेफिनेशन कंप्लीटली ठीक नहीं है, पॉजिटिव बोलना जरूरी है। और उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। पहले जो ये अपन ने डेफिनेशन लिखी है, इससे अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, वैसे कंप्लीट नेम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन शॉर्ट में अपन सिंपल वे में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो E इक्वल टू F बाई क्यू, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन वेक्टर लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर एक वेक्टर लग गया। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको मैंने Q नॉट कह दिया। Q नॉट जो है ये टेस्टिंग चार्ज या टेस्ट चार्ज इसको बोलते हैं, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। वजह क्या है? क्योंकि यदि अपन इसको पॉजिटिव लेंगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो F बाई क्यू हो गया, F बाई क्यू नॉट हो गया, लेकिन डायरेक्शन भी फोर्स के अलाउंग कब होगी? जब भी ये पॉजिटिव होगा। यदि ये नेगेटिव हुआ तो ऐसी कंडीशन में E का डायरेक्शन F के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा, तो फिर ये डेफिनेशन अपनी गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तभी अपन कहेंगे कि E का डायरेक्शन F के डायरेक्शन के अलोंग है, लेकिन यदि नेगेटिव हुआ तो E का डायरेक्शन F के डायरेक्शन के अलोंग नहीं हुआ, अपोजिट हो गया, तो फिर ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ये कहना गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज यही कहना ठीक है। इसके अलावा एक बात और, आप देखेंगे बुक्स के अंदर ये एक लिखा रहता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा रहता है? केवल F बाई क्यू नॉट इज सफिशिएंट क्यों नहीं है? इसका क्या मीनिंग है? देखो Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है कि Q नॉट का वैल्यू बहुत कम है, 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं है। Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि ये बड़ी वैल्यू भी तो क्या फर्क पड़ेगा? Q नॉट इसलिए स्मॉल होना चाहिए जिससे कि ये इसकी वजह से, भाई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल रहे हैं, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां पर अपन ने क्या किया, एक ये रख दिया, Q नॉट चार्ज रख दिया। यदि Q नॉट चार्ज बड़ा हुआ तो ऐसी कंडीशन में वो जो चार्ज चारों तरफ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वो चेंज कर देगा, वो इधर उधर हो जाएगा। स्मॉल होने से वो डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज बना रहेगा, ये जरूरी कंडीशन है। सो दैट अपन कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन of charges doesn't change। ये जरूरी कंडीशन है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह वो तभी हो सकता है जबकि Q नॉट बहुत स्मॉल है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे जब अपन क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसमें फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये प्रॉपर वे है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो E इक्वल टू ये रिलेशन आ गया। यहाँ पर यदि अपन यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहेंगे कि यूनिट जो है ये हो गई
फोर्स के लिए न्यूटन और ये हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम। वैसे एक यूनिट और बाद में भी आएगी जिसको अपन अभी बाद में समझेंगे, लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ। अभी उसका एक फॉर्मूला जो है अपन यूज नहीं करेंगे, हालांकि मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि ये यूनिट कैसे आई। E इक्वल टू वी बाई डी, जो बाद में रिलेशन आएगा। V का मतलब होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है, और D का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। तो E इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो इससे ये यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। मोस्टली क्या इसी यूनिट को यूज करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो इस यूनिट को यूज करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है। डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कभी भी पूछी जा सकती है। यदि आपके पास फॉर्मूला, यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहां से निकालें न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स m1 L1 t-2, और कूलम यानी कि चार्ज, यानी करंट इनटू टाइम A इनटू t। तो इसका डायमेंशन होगा m1 L1 t-3 A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद यहां पर यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या लिखेंगे, क्या उसका फॉर्मूला होगा, वो अपन समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए मैंने कहा कि एक पॉइंट चार्ज यहां पर, और ये पॉइंट चार्ज मान लो ये Q है। अब यहाँ किसी डिस्टेंस स्मॉल r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे Q0, ये पॉजिटिव होगा। फोर्स की बात करेंगे तो आप कहोगे Q0 बाई r स्क्वायर। केवल मैग्नीट्यूड अपन ने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा F बाई Q0, जो अभी आपने कहा, ये हो गया KQ बाई r स्क्वायर। ये केवल मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका परफेक्ट रिलेशन वेक्टर फॉर्म में, तो आप कहेंगे KQ बाई r स्क्वायर r कैप। r कैप यूनिट वेक्टर है, ये पहले भी आपने समझाया। r कैप का मतलब r वेक्टर अपॉन r, तो E वेक्टर ये हो गया KQ r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। यदि मैं कहूं कि ये जो Q है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये Q कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Q0 के लिए मैं कह रहा हूं कि ये टेस्टिंग चार्ज है, इट मस्ट बी पॉजिटिव ओनली। टेस्टिंग पॉजिटिव होगा, जिससे कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की सही डायरेक्शन जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सही डायरेक्शन बता पाएंगे। अब मैंने कहा कि Q पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप देखिए कि पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो यहां पर देखिए इफ Q इज पॉजिटिव, हम मुझे एक बात बताइए कि यदि Q पॉजिटिव है, Q0 तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, इसको रिपल करेगा, यानी कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्योंकि जो Q0 पर फोर्स है, Q0 पॉजिटिव चार्ज है, जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के केस में, ये पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज, E will be away from the charge, away from charge, very important, very easy। लेकिन यदि मान लो मैं यूं कहूं कि ये Q नेगेटिव है, मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया, ये नेगेटिव वैल्यू, और ये जो है ये यहाँ Q0 है, या इसको नेगेटिव मत लिखो, यूं भी कह सकते हैं आप, इफ Q इज नेगेटिव, यूं समझो। तो यदि नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब हो गया कि E विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। E का जो डायरेक्शन है वो चार्ज की ओर होगा, कब, जबकि Q नेगेटिव है, और यदि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा जाता है, मान लो मैंने कहा कि एक चार्ज यहाँ Q आपने रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q पर फोर्स किधर लगेगा, आप कहेंगे कि इसका नेचर कैसा है। यदि Q पॉजिटिव होगा तो आप समझते हैं कि Q पॉजिटिव है। इफ Q पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव, F वेक्टर आप कहेंगे Q इंटू E, ये फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू F बाई Q।
तो F इक्वल टू क्यू, क्यू पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में F का डायरेक्शन ई के अलोंग होगा। ऐसी कंडीशन में F विल बी अलोंग ई वेक्टर। लेकिन यदि मैं कहूं कि ये Q नेगेटिव है, इज नेगेटिव, अब आप ही बताइए यदि नेगेटिव हुआ तो ऐसी कंडीशन में F इक्वल टू माइनस का Q मैंने लिख लिया। अब आप समझ रहे हैं कि F का डायरेक्शन जो है E की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी कि F विल बी अपोजिट टू E वेक्टर, ये लीजिए, ये इस तरीके से। तो इस बात को आप ढंग से याद रखिए, Q पॉजिटिव होने पर फोर्स E के अलोंग होगा, Q नेगेटिव होने पर फोर्स E के अपोजिट होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड अपन करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि यहाँ सपोज दैट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए और यहाँ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल, all are of same magnitude and same nature. What will be electric field at the centroid? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, इसको ढंग से समझिए। तीनों मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, इनकी नेचर मैंने पॉजिटिव ले ली। ये क्यों पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। ये क्यों, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इस तरीके से हो गया। ये भी ई होगा क्योंकि ये सेंटर पे है, सेंट्रॉइड पे है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ई का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यहाँ पर इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज ई इधर होगा। अब इन तीनों का रिजल्टेंट आपको बताना है, कैसे बताएंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा। अब ये एंगल कितना होगा? ये एंगल टोटल 60 होता है, ये हाफ हो गया 30, ये 30 हो गया, ये 30 30 60, तो ये हो गया 120। टोटल सम होता है 180, तो ये 120 हो गया। और 120 के केस में इक्विवेलेंट भी किसी एक के इक्वल होता है, ये 11th क्लास में भी आपने सीखा है। दोबारा मैं बता देता हूँ, रिजल्टेंट R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। कब? इफ B इक्वल टू a, इफ टू वेक्टर्स have same magnitude and angle between them is theta, then the magnitude of resultant is given by 2a cos theta by 2। यहाँ पर अपन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट, मैंने कहा कि मान लो ये E डैश है, दोनों E है और थीटा की वैल्यू हो गई 120, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 120 है। आप कहेंगे ये हो गया cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, E डैश E होगा। यानी कि 120 के केस में यहाँ पर इन दोनों का इक्विवेलेंट E आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी सेम टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट E होगा और ये E इसके अपोजिट है, और ये देखो ये बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं, तो फाइनल जो रिजल्टेंट होगा दैट वुड बी 0। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा। यदि मैं कहता कि ये 3 के बजाय 4 चार्ज है और यहाँ पर किसी स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं, चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, चारों की नेचर सेम है और स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं, तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पर भी E 0 होगा। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये क्यू है, ये इसको इधर रिपल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, और यहाँ देखिए इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, और फाइनली जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये मान लो O पॉइंट है, तो EO इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि चारों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अब जैसे आपने ट्रायंगल के लिए कहा, स्क्वायर के लिए कहा, इसका मतलब कोई भी रेगुलर शेप है, चाहे वो रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है, और यदि सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज रखे हैं, डेफिनेटली उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जैसे मैंने कहा कि पेंटागन है, पेंटागन अपन बनाते देखिए, ये यहाँ ये इस तरीके से जो है ये पेंटागन मान लो आपने बनाया, रेगुलर पेंटागन है। आपको डायग्राम में हो सकता है कि ये रेगुलर नहीं दिखे, लेकिन आप ये माने कि रेगुलर पेंटागन है और सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज है, तो यहाँ पर इस
सेंटर पर O पॉइंट है मान लो, तो इस पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कोई भी रेगुलर शेप है और सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब मान लो यहाँ पर सेंटर पर ना पूछकर कहीं और किसी पॉइंट पर पूछा जाए तो उसको भी अपन समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि मान लो ये ट्रायंगल ही है, लेकिन इस बार चार्ज जो है एक सेंटर पे रखा है, दो कॉर्नर पर रखे हैं और तीसरा ये जो कॉर्नर है खाली है, और यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट जैसे मैंने कह दिया मान लो ए है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट निकालना है। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइड आपको ए दी हुई है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो है डायरेक्शन लिखिए, बनाइए उसको डायरेक्शन को, और फिर देखिए कि रिजल्टेंट क्या आता है। यहाँ इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ये E हो गया, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे फ्रॉम द चार्ज ये हो गया। अब ये एक ये और है, ये भी क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर की साइड हो गया। अब ये तीन हो गए, इनकी वजह से फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। लास्ट लेक्चर्स में फोर्स का मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें ये बताया था कि यदि एंगल 60 डिग्री बनता है और मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता है, √3 होता है। और नहीं पता तो दोबारा देखिए, R = 2a cos θ/2। मैंने कहा कि a जो है E के इक्वल है, मतलब दोनों E हैं और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो आएगा E डैश अपन कहें तो ये हो गया 2e cos θ/2 60, तो ये हो गया cos 30 √3/2 √3 हो गया। इसको याद रखिए डायरेक्ट। 60 के केस में √3 टाइम्स, 120 के केस में 1 टाइम, यानी कि E है 120 डिग्री है तो E होगा। 90 के केस में √2 टाइम्स, 90 वाला भी याद रखिए। यहाँ पर यदि 90/2 करेंगे 45, cos 45 1/√2 तो √2e आ जाएगा, तो ये √3 हो गया। और ये वाला E इसकी वजह से ये, लेकिन ये E नहीं होगा, इसको अपन E डैश कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई, यहाँ E कहना गलत है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये डिस्टेंस अलग है। इस डिस्टेंस को आप निकालोगे, मान लो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस यदि x है तो इसको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था फोर्स के केस में, तो ये a/2 हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से यदि अपन cos 30 कहें तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 30 हो गया √3/2 इक्वल टू a/2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई a/√3। और फाइनली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया ER, आप कहेंगे कि ये हो जाएगा √3, तो ये हो गया प्लस ये हो गया कितना E डबल डैश, इसको नाम दे दिया अपन, ये लीजिए इसको E डैश कह दिया, ये √3 और ये E डैश। अच्छा, इसका सिंबल जो है इसको E डबल डैश है, जो √3 है इसको E डबल डैश है, तो E डबल डैश तो √3 हो गया और E डैश जो है वो अपन निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट हो जाएगा √3। E का मतलब हो गया kq/a², और E डैश का मतलब कितना हुआ, तो ये हो गया kq/x², और x की वैल्यू ये अपन यहाँ पुट करेंगे, तो ER = √3 kq/a² प्लस kq/ और x की वैल्यू हो गई a/√3, तो a² और 3 ऊपर चला गया। यहाँ पर kq/a² अपन ने कॉमन ले लिया, √3 + 3, ये लीजिए, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद अच्छा एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, इस पर बेस्ड वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी करना जरूरी है, एग्जाम में कई बार उसको पूछा हुआ है। मैं देखिए उसको बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, a drop of water is in balanced condition in the air while some electrons are removed from it and
A uniform electric field five into 10 power 6 volt per meter is acting upwards if radius of drop is 0.1 micrometer, then find the removing electrons from drop. अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, यहां किस तरीके से इसको करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि एक ड्रॉप है जो बैलेंस कंडीशन में है, ये मैंने एक ड्रॉप बनाया। अब आप समझते हैं कि mg लगेगा नीचे की साइड, और यहां अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रॉन कुछ रिमूव करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें कहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, तो यहाँ क्या होगा कि मान लो वो चार्ज Q आया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E ऊपर होने से चार्ज पॉजिटिव है, तो जो फोर्स है वो भी ऊपर की साइड होगा। फोर्स को मैंने बना दिया यहाँ पर Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड E को इधर ऐसे शो कर दिया। ठीक है, अब ये बैलेंस कंडीशन में इसका मतलब ये है कि अपवर्ड जो फोर्स है Fe, जो कि Q इंटू E होगा, वो यहाँ पर mg को बैलेंस करेगा। बस उन दोनों को इक्वल करके और उसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैंने कहा कि बैलेंस कंडीशन में QE इक्वल टू हो गया mg इन बैलेंस कंडीशन। Q का मतलब होता है एनी, ये आपने पढ़ा है चार्ज के केस में, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, Q इक्वल टू एनी E। और एयर मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यू, क्योंकि ये स्फेरिकल है जो उसकी शेप होती है ड्रॉप की, और रो और इनटू जी, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एयर इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करते चलिए। अभी E का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 5 × 10⁻6, ये लीजिए 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻6 और पॉइंट हटाएंगे 10⁻7, और इसका भी हो गया Q। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, और G का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी 10⁻3 kg/m³ होती है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके अपना जो भी है इसमें आंसर आ जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू अप्रोक्सीमेट अपन देख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 या 16, तो 0.4 हो गया, और ये यहाँ पर 2, 5 4 ये 2 हो गया, और यहाँ आप देखिए तो ये हो गया 10⁻⁻21 और 10⁻4, और अपॉन में ये आ गया ये 2 10⁻6, और ये हो गया 10⁻−19। ये तो ये इस तरीके से अपन इसमें जो भी इसका आएगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है उसको अपन फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बचा है उसको अपन नेक्स्ट उसमें लेंगे लेक्चर में, क्योंकि अब जो है ये लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको अपन एंड करते हैं। इसको ढंग से आप देखिए, समझिए और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कीजिए। थैंक यू।